आज हमारे पास हैं खान सर के न्यू फिजिक्स 2025 के नोट्स। और इनको पढ़ते हुए एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ फॉर्मूले या परिभाषाओं की लिस्ट नहीं है। ये असल में इस बात की कहानी है कि इंसान ने अपने आसपास की दुनिया को काबू करना कैसे सीखा। सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि उसे नापकर, उसके नियमों को समझकर और फिर उन नियमों को अपने फायदे के लिए मोड़कर। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह की जासूसी कहानी है। हजारों सालों से इंसान ने सवाल पूछे हैं। चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं? चलती हुई चीज रुक क्यों जाती है? हम कम मेहनत में ज्यादा काम कैसे कर सकते हैं? और भौतिकी यानी फिजिक्स उन सवालों के जवाब खोजने का ही तो सफर है। आज हम इसी सफर के कुछ अहम पड़ावों को समझेंगे। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले उसे मापना यानी मेजर करना जरूरी है। और कहानी यहीं से शुरू होती है, इकाइयों और राशियों की। नोट्स में शुरुआत में ही कुछ नाम आते हैं, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस। मुझे ये हमेशा स्कूल के दिनों की याद दिलाते हैं, पर ये इतने जरूरी क्यों थे? अच्छा, आप ऐसे सोचिए, अगर दुनिया में हर कोई अपनी अपनी अलग भाषा में बात कर रहा हो तो क्या होगा? कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाएगा। शुरुआती दिनों में विज्ञान के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। ब्रिटिश लोग लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में नापते थे। उसे एफपीएस सिस्टम कहते हैं। वहीं फ्रांस और यूरोप के दूसरे हिस्सों में सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी सीजीएस या फिर मीटर किलोग्राम सेकंड एमकेएस सिस्टम चल रहा था। अच्छा, यानी अगर एक देश का वैज्ञानिक दूसरे देश के वैज्ञानिक से बात करना चाहे, तो पहले उन्हें एक दूसरे की मापतौल की भाषा सीखनी पड़ती थी। इससे तो बहुत गड़बड़ होती होगी, खासकर व्यापार और विज्ञान में। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। इसी उलझन को खत्म करने के लिए मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन की जरूरत पड़ी। और जैसा कि नोट्स में बताया गया है, 1971 में पेरिस में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनी। उसे हम एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहते हैं। ओके। ये एमकेएस सिस्टम का ही एक बेहतर और डिटेल्ड रूप है। इसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को एक कॉमन भाषा दे दी। आज जब नासा कोई रॉकेट बनाता है या सर्न में कोई एक्सपेरिमेंट होता है, तो सब इसी एसआई भाषा में बात करते हैं। और इस भाषा की अपनी एक वर्णमाला भी है ना? नोट्स में 7 मूल मात्रकों मतलब फंडामेंटल यूनिट्स का जिक्र है। लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, और ऐसे ही 4 और। बिल्कुल। ये वो 7 ईंटें हैं जिनसे भौतिकी की पूरी इमारत बनी है। पूरी इमारत, हाँ। बाकी जितने भी मात्रक हैं वो सब इन्हीं से मिलकर बने हैं। उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव्ड यूनिट्स। अच्छा। जैसे अगर आपको किसी कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप लंबाई, जो कि मीटर में है, उसको चौड़ाई, वो भी मीटर में है, उससे गुणा करते हैं। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, एम स्क्वायर। ये एक व्युत्पन्न मात्रक है क्योंकि ये मूल मात्रक मीटर से बना है। ठीक है, समझ गई। इसी तरह चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड भी मूल मात्रकों से ही बना है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसका जिक्र नोट्स में है, अदिश और सदिश राशियां, स्केलार और वेक्टर। मुझे हमेशा लगता था कि चाल और वेग मतलब स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात है, पर ऐसा है नहीं। ये बहुत ही अहम फर्क है। अगर आप कहती हैं कि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो आप सिर्फ उसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। ये एक अदिश राशि है, स्केलर। लेकिन अगर आप कहती हैं कि कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिल्ली की ओर जा रही है, तो आपने परिमाण के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन भी बता दी। ये एक सदिश राशि है, वेक्टर। तो इसका मतलब अगर मुझे किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता बताना है, तो मैं उसे सिर्फ ये नहीं कह सकती कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मुझे ये भी बताना होगा कि यहाँ से 2 किलोमीटर उत्तर में है। दिशा के बिना जानकारी अधूरी है। एकदम सही। भौतिकी में दिशा बहुत बहुत मायने रखती है। बल, वेग, विस्थापन, ये सब सदिश राशियां हैं। आप किस दिशा में बल लगा रहे हैं, इसी से तय होगा कि वस्तु कहाँ जाएगी। तो मापतौल की इस भाषा को समझने के बाद अगला कदम था दुनिया को चलाने वाले नियमों को समझना। और जब नियमों की बात आती है, तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, आइजैक न्यूटन। नोट्स के मुताबिक 1687 में उनकी किताब प्रिंसिपिया ने तो जैसे सब कुछ बदल ही दिया। उन्होंने गति के 3 नियम दिए। हाँ, और ये सिर्फ नियम नहीं थे, ये एक क्रांति थी। न्यूटन ने हमें बताया कि ये दुनिया किसी जादुई या दैवीय शक्ति से नहीं, बल्कि कुछ सरल और यूनिवर्सल नियमों से चलती है। और ये नियम एक सेब के गिरने से लेकर चांद के पृथ्वी का चक्कर लगाने तक हर जगह एक जैसे काम करते हैं। चलिए पहले नियम से शुरू करते हैं।
जिसे जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मुझे स्कूल में ये हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता था। बस में पीछे की तरफ झटका लगना तो समझ आता है, लेकिन दरी पीटने पर धूल क्यों गिरती है, ये कभी ठीक से समझ नहीं आया। क्या इसका भी वही कारण है? हाँ, बिल्कुल वही कारण है। जड़त्व किसी भी वस्तु की अपनी अवस्था में बदलाव का विरोध करने की एक टेंडेंसी है। अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी रहना चाहती है, अगर चल रही है तो वो चलती रहना चाहती है। जब आप डंडे से दरी पे मारते हैं तो दरी तो अचानक से मोशन में आ जाती है, लेकिन उस पर बैठे धूल के कण वो जड़त्व के कारण अपनी जगह पर ही यानी रेस्ट की अवस्था में रुके रहना चाहते हैं। अच्छा। नतीजा, दरी आगे निकल जाती है और धूल के कण ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाते हैं। अच्छा, तो बस वाले उदाहरण में भी यही होता है। जब बस अचानक चलती है तो हमारे पैर तो बस के साथ आगे बढ़ जाते हैं, पर हमारा ऊपरी शरीर वो जड़त्व के कारण अपनी पुरानी जगह पर ही रहने की कोशिश करता है और हमें पीछे की तरफ एक झटका महसूस होता है। बिल्कुल। और नोट्स में एक और जरूरी बात बताई गई है। जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान यानी मास पर निर्भर करता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, उसका जड़त्व भी उतना ही ज्यादा होगा। एक खाली शॉपिंग कार्ट को धकेलना आसान है, पर जब वो सामान से भरी हो तो उसे धकेलने में ज्यादा बल लगता है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान और जड़त्व दोनों बढ़ गए हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब आते हैं दूसरे नियम पर, जिसे नोट्स में एक समीकरण के रूप में दिया गया है, F = ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये देखने में बहुत सरल लगता है। ये सरल है, लेकिन शायद विज्ञान के इतिहास का सबसे शक्तिशाली समीकरण है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये क्रांतिकारी विचार था। इसने पहली बार बताया कि ब्रह्मांड वो अराजक नहीं है, बल्कि इसके व्यवहार का अनुमान हम गणित की भाषा में लगा सकते हैं। अगर आप किसी वस्तु पर लगने वाला बल, उसका द्रव्यमान और उसका त्वरण जानते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वो भविष्य में कहाँ होगी। अरे वाह! यहीं से आधुनिक विज्ञान का जन्म हुआ, भविष्यवाणी करने की क्षमता से। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब अगर मुझे क्रिकेट की गेंद को एक खास रफ्तार से फेंकना है, तो ये नियम मुझे बता सकता है कि मुझे उस पर कितना बल लगाना होगा। हाँ, और यही नियम बताता है कि एक ही बल लगाने पर एक हल्की गेंद ज्यादा तेजी से जाएगी, मतलब ज्यादा त्वरण होगा, जबकि एक भारी गेंद धीमी रफ्तार से जाएगी। यह हमारे रोजमर्रा के अनुभवों से बिल्कुल मेल खाता है। और फिर आता है तीसरा नियम, जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, एक्शन एंड रिएक्शन। हाँ, और ये वो नियम है जिससे लोग अक्सर गलत समझते हैं। नोट्स में घोड़ा गाड़ी का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है जो इस उलझन को दूर करता है। जब एक घोड़ा गाड़ी को खींचता है तो वह गाड़ी पर आगे की ओर बल लगाता है। यह हुई क्रिया। तीसरा नियम कहता है कि गाड़ी भी घोड़े पर उतना ही बल पीछे की ओर लगाएगी। यह हुई प्रतिक्रिया। यहीं पर दिमाग चकरा जाता है। अगर घोड़ा गाड़ी को आगे खींच रहा है और गाड़ी घोड़े को उतने ही बल से पीछे खींच रही है, तो दोनों बल तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। गाड़ी को तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, और यही इस नियम का असली सार है। गलती हम ये सोचने में करते हैं कि ये दोनों बल एक ही वस्तु पर लग रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा दो अलग-अलग वस्तुओं पर लगती हैं। घोड़े का बल गाड़ी पर लग रहा है और गाड़ी का बल घोड़े पर। अच्छा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकते। तो फिर गाड़ी आगे बढ़ती कैसे है? घोड़ा गाड़ी पर लगाए गए बल से आगे नहीं बढ़ता। असली खेल कहीं और हो रहा है। घोड़ा अपने पैरों से जमीन को पीछे की ओर धकेलता है। ये एक और क्रिया है। अब न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जमीन भी घोड़े के पैरों पर उतने ही बल से आगे की ओर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है, और इसी प्रतिक्रिया बल के कारण घोड़ा और उसके साथ बंधी गाड़ी आगे बढ़ते हैं। अरे वाह! तो इसका मतलब है कि हम चलते भी इसी नियम के वजह से हैं। हम जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमें आगे धकेलती है। ये तो कमाल है। बिल्कुल, रॉकेट भी इसी सिद्धांत पर उड़ता है। वो तेजी से गैसों को पीछे की ओर फेंकता है, जो क्रिया है, और गैसें रॉकेट को आगे की ओर धकेलती हैं, जो प्रतिक्रिया है। तो न्यूटन ने हमें बल का व्याकरण दे दिया, उन्होंने हमें नियम बता दिए। लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इस व्याकरण का इस्तेमाल करके कविता लिखते हैं, यानी इन नियमों को समझकर ऐसी मशीनें बनाते हैं जो हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा देती हैं। और इसकी सबसे खूबसूरत मिसाल है उत्तोलक, यानी लेवर। नोट्स में इसका जिक्र है। आर्किमिडीज का वो मशहूर कथन भी है, मुझे खड़े होने की जगह दो
और मैं पृथ्वी को हिला दूंगा। वो शायद उत्तोलक की ही बात कर रहे थे। हाँ, वो उत्तोलक की ही शक्ति की बात कर रहे थे। उत्तोलक एक बहुत ही सरल मशीन है, बस एक छड़ जो एक बिंदु के चारों ओर घूम सकती है। उस बिंदु को हम आलंब या फलक्रम कहते हैं। हम एक तरफ बल लगाते हैं, एफर्ट, और दूसरी तरफ भार, लोड उठाते हैं। नोट्स में इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसे FLE ट्रिक से याद रखा जा सकता है। FLE। हाँ, यानी तीनों में से बीच में क्या है, फलक्रम, लोड या एफर्ट। अच्छा, पहली श्रेणी में फलक्रम मतलब आलंब बीच में होता है, जैसे कैंची या बच्चों का सीसॉ झूला। एक तरफ हम बल लगाते हैं, दूसरी तरफ काम होता है, और घूमने वाला पेच बीच में होता है। सही। दूसरी श्रेणी में लोड यानी भार बीच में होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है नींबू निचोड़ने की मशीन या कूड़ा ढोने वाली एक पहिए की गाड़ी। इसमें आप एक सिरे पर उठाते हैं, पहिया दूसरे सिरे पर होता है और भार बीच में। इस श्रेणी की खास बात यह है कि इसमें यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज, हमेशा एक से ज्यादा होता है। मतलब आपको 10 किलो का भार उठाने के लिए 10 किलो से कम बल लगाना पड़ता है। ये तो काम को आसान बनाना हुआ, लेकिन तीसरी श्रेणी के बारे में नोट्स में जो लिखा है वो थोड़ा अजीब है। इसमें एफर्ट मतलब आयास बीच में होता है, जैसे चिमटा या झाड़ू, और इसमें यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है। तो ये तो काम को मुश्किल बनाना हुआ, आसान नहीं। हम ऐसी मशीन का इस्तेमाल ही क्यों करेंगे जिसमें हमें भार से ज्यादा बल लगाना पड़े? ये एक बेहतरीन सवाल है। ये उल्टा लग सकता है, लेकिन हम यहाँ बल के लिए समझौता नहीं कर रहे, बल्कि किसी और चीज के लिए कर रहे हैं, गति और नियंत्रण। गति और नियंत्रण? हाँ, चिमटे को ही देखिए। जब आप चिमटे को बीच से हल्का सा दबाते हैं तो उसके सिरे ज्यादा दूरी तक और तेजी से हिलते हैं। आप एक छोटी सी रोटी को उठाने के लिए ज्यादा बल लगा रहे हैं, सही है, लेकिन बदले में आपको बहुत अच्छा नियंत्रण और ज्यादा रेंज ऑफ मोशन मिल रहा है। हमारा हाथ भी एक तीसरी श्रेणी का उत्तोलक ही है। अच्छा, तो ये एक तरह का ट्रेड ऑफ है। हम ज्यादा बल लगाकर गति और सुविधा खरीद रहे हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब इन सभी मशीनों को या हमें भी काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। नोट्स में ऊर्जा के 2 मुख्य स्वरूपों का जिक्र है, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। हाँ, ऊर्जा मतलब काम करने की क्षमता। स्थितिज ऊर्जा वो जमा की हुई ऊर्जा है जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकार के कारण होती है, जैसे एक पहाड़ की चोटी पर रखा पत्थर या एक खींचा हुआ रबर बैंड। दोनों में काम करने की क्षमता जमा है। और जब उस पत्थर को लुढ़का दिया जाए या रबर बैंड को छोड़ दिया जाए तो वही स्थितिज ऊर्जा गति में बदल जाती है। यही गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है। मुझे हमेशा रोलर कोस्टर का उदाहरण अच्छा लगता है। जब उसे सबसे ऊंचे पॉइंट पे खींचा जाता है तो उसमें बहुत सारी स्थितिज ऊर्जा भर जाती है, और फिर जब उसे छोड़ा जाता है तो वही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है और वो तेजी से नीचे आता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। और ऊर्जा का ये परिवर्तन हमारे चारों ओर हर पल हो रहा है। नोट्स में इसके कई अच्छे उदाहरण हैं, जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर जो स्विच ऑन करते ही बिजली की ऊर्जा मतलब विद्युत ऊर्जा को पंखे के घूमने की ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। हाँ, एक डायनेमो या जनरेटर जो घूमने की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि नोट्स इशारा करते हैं, कि ये बदलाव कभी भी 100% कुशल नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। लेकिन इस बदलाव में कुछ ऊर्जा अक्सर बर्बाद हो जाती है। हाँ, और वो बर्बादी ज्यादातर ऊष्मा, हीट के रूप में होती है। जब आप अपना फोन चार्ज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ये गर्म होना और कुछ नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में बर्बाद होना है। आज भी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यही है, हम ऊर्जा के इस रूपांतरण को और ज्यादा कुशल कैसे बनाएं ताकि कम से कम ऊर्जा बर्बाद हो। तो आज हमने भौतिकी के कुछ बुनियादी स्तंभों को समझा। हमने देखा कि कैसे दुनिया को मापने के लिए एक साझा भाषा साई यूनिट्स की जरूरत पड़ी। फिर हमने न्यूटन के उन 3 नियमों को समझा जिन्होंने हमें गति का व्याकरण दिया। और आखिर में हमने देखा कि कैसे हम उन नियमों का इस्तेमाल उत्तोलक जैसी सरल मशीनों में करके अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, ये सब हमें एक ही बड़ी बात सिखाता है कि हमारे आसपास की दुनिया अराजक और जादुई नहीं है, बल्कि ये कुछ सुसंगत और समझने योग्य नियमों पर चलती है।
इन नियमों को जानना हमें सिर्फ परीक्षा पास करने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये हमें दुनिया को एक गहरे और तर्कसंगत नजरिए से देखने की शक्ति देता है। ये हमें एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है। आज की इस पूरी बातचीत के आधार पर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। नोट्स में ग्रहों की गति के, केपलर के नियम और पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी का भी जिक्र है। ये सोचना कितना अद्भुत है कि जिन मूलभूत सिद्धांतों से एक कैंची कपड़ा काटती है या एक घोड़ा गाड़ी खींचता है, उन्हीं के बड़े और जटिल रूप से ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं। यही भौतिकी की खूबसूरती है और उसकी सार्वभौमिकता है। नियम वही रहते हैं, बस उनका पैमाना और संदर्भ बदल जाता है। तो आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात यह है, आर्किमिडीज ने कहा था कि एक सही उत्तोलक और खड़े होने की जगह मिल जाए तो वो पृथ्वी को हिला सकते हैं। ये एक भौतिक उत्तोलक की बात थी, पर अगर हम इसी विचार को आगे बढ़ाएं तो भविष्य में हम किन नए वैचारिक या तकनीकी उत्तोलकों की खोज कर सकते हैं? वो उत्तोलक जो हमें मानवता की बड़ी चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, बीमारियां या अंतरिक्ष की गहराइयों को खोजना, इनसे निपटने में मदद करेंगे। हमारे आज के न्यूटन और आर्किमिडीज किन नए सिद्धांतों की खोज करेंगे?